अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। बेटे लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज क्वेश्चन जो रहते थे हमारे वो कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 12 के। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे जो हैं इस चैनल पे न्यू हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को जो है वो शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है या अगर आपको समझ आ गई है तो अप्रिशिएट करने के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा बेटा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ बातें जो हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं कि न्यूमेरिकल जो सॉल्व आप करते हैं उसके अंदर जो बेसिक चीज़ होती है कि आप न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को कितना का अंडरस्टैंड करते हो। अगर आप स्टेटमेंट को समझ जाते हो तो आपके लिए न्यूमेरिकल जो है वो 70% जो है वो इजी हो जाएगा। अब स्टेटमेंट जो है हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देती है उसी क्वेश्चन से रिलेटेड। स्टेटमेंट के अंदर हमें दो चीज़ें दी जाती हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है गिवन डाटा, कि उसके अंदर कोई ना कोई डाटा गिवन होगा, हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हमें दी गई होंगी। और सेकंड चीज़ होती है कि हमने फाइंड क्या करना है। तो ये दोनों चीज़ें जब हमारे पास आ जाएंगी, जब इसको हम लोग सही से अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये चीज़ ये हमारे पास गिवन है और ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, तो फिर जो फाइंड करनी है उसका हम फार्मूला या उसका रिलेशन देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या इसमें तमाम चीज़ें पूरी हैं। अगर नहीं पूरी डाटा के अंदर तो वो कैसे जो है वो ले सकते हैं हम लोग, किन किन रिलेशन को यूज़ करके हम लोग वो डाटा भी जो है वो ले सकते हैं। तो फिर जो है सलूशन जो है वो इजी हो जाएगा न्यूमेरिकल्स का। तो इसलिए आप लोगों ने भी स्टेटमेंट जो है वो अच्छे से समझ लेनी है, तो आपको न्यूमेरिकल आधा उसी टाइम समझ आ जाएगा। तो स्टेटमेंट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 की, कहता है कि कंपेयर मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस exerted on an object of mass 10 gram and charge 20 microcoulomb by an identical object that is placed 10 centimeter from the first। अब बेटे हमने करना है कंपेयर किसको, दो हमारे पास बॉडीज़ हैं। सपोज हमारे पास ये दो बॉडीज़ हैं, उसने कहा है दोनों चार्ज्ड बॉडीज़ हैं, मैस भी है चार्ज भी है। इसका मतलब इन दोनों के दरमियान अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन लॉ इसके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी होगी इन बॉडीज़ के दरमियान, और चार्ज्ड बॉडीज़ हैं तो इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स भी एग्जिस्ट करेगी। अब वो कहता है कि एक का उसने मैस दे दिया है हमें, उसने कहा मैस है उसका हमारे पास 10 ग्राम और चार्ज जो है वो कितना है 20 माइक्रोकूलम। इसका फर्ज कर ले उसने दे दिया, लेकिन साथ उसने ये भी कहा है कि दूसरी जो बॉडी है वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मीन्स अगर इसका मैस 5 kg है तो इसका मैस भी 5 kg। अगर इसके ऊपर चार्ज जो है वो 20 माइक्रोकूलम है तो इसके ऊपर भी चार्ज 20 माइक्रोकूलम ही होगा। और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है जी 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग कंपेयर करेंगे। अब ये भी चीज़ समझ लें कि जब भी आप किसी चीज़ को कंपेयर करते हो तो एक्चुअली हम लोग उन दो चीज़ों को जिनको कंपेयर कर रहे हैं उनकी रेशो लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स जो इन दोनों चार्ज्ड बॉडीज़ के दरमियान दोनों फोर्सेस होंगी उनकी रेशो लेंगे। तो न्यूमेरिकल जो है, अब स्टेटमेंट आप लोगों को समझ लग गई होगी। तो हमारे पास जो डाटा गिवन है उसके अंदर फर्स्ट आ जाता है मैस, और दोनों बॉडीज़ का मैस, एक का मैस मैंने m1 रख दिया दूसरे का m2, और दोनों का मैस इक्वल है m के, जो कि वैल्यू उसने दी है 10 ग्राम। और ग्राम को हम जब kg या किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.01 किलोग्राम। क्योंकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड करते हो, पहले पता है कि हम लोग SI यूनिट्स के अंदर वैल्यूज़ अपनी यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। इसके बाद उसने कहा चार्ज जो है इन दोनों बॉडीज़ के ऊपर कितना है। एक का मैंने Q1 रखा दूसरे का Q2, और ये दोनों चार्जेस किसके इक्वल
क्यू चार्ज के इक्वल जो कि है 20 माइक्रो कूलम। अब 20 मल्टीप्लाई माइक्रो जो प्रीफिक्स है उसका मल्टीप्लाई पुट कर दिया, 10 की पावर -6 आ गया। दोनों के दरमियान डिस्टेंस उसने कहा 10 सेंटीमीटर है, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ऐसे यूनिट में कन्वर्ट किया तो हमारे पास 0.1 मीटर आया। इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा मीटर के अंदर और वो आएगा 0.1 मीटर। अब फाइंड क्या करना है, कंपेयर करना है किसको, इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो हम लोग एक्चुअली रेशो लेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की मैग्नीट्यूड्स की। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या है, जो हमें कूलम फोर्स भी जो हमने पढ़ी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बड़ी चैप्टर के अंदर। तो ये कूलम लॉ जो है ये हमें बताता है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज़ या बिटवीन टू चार्जेस। तो वो फार्मूला लिख दिया हमने KQ1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब इन दोनों बॉडीज़ के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमें बताएगी ये फार्मूला, जो कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला है कि FG इज इक्वल टू होगी कैपिटल G M1 M2 ओवर R स्क्वायर, और इनको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नेम दे दिया। इसके बाद हमने कहा कि इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, या आप ऊपर ले ये भी लिख सकते हैं कि पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। तो वैल्यूज़ इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे, K की जगह वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये वाली, जो कि हम लोग ने कूलम जो कूलम ला था उसके अंदर पढ़ी थी कि K की वैल्यू हमने फ्री स्पेस के लिए ये पढ़ी हुई है, तो ये वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद चार्ज 1 की वैल्यू आ गई, चार्ज 2 की, दोनों आइडेंटिकल थे तो सेम वैल्यू, और नीचे R स्क्वायर यानी कि दोनों के दरमियान जो फासला 0.1 मीटर है उसका स्क्वायर आ गया। तो आप लोग बेटा इसको सारे को सॉल्व करोगे तो आप लोगों के पास आंसर आएगा एट दी एंड 360 न्यूटन। ऐसे ही आप सेकंड इक्वेशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वेशन है उसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। जी जो है हमारे पास ये जी ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू लिखी हुई है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है, वो वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद दोनों का मैथ आइडेंटिकल, दोनों की वैल्यू सेम, तो 0.01 kg 1 वाला मैथ है, 2 वाला मैथ भी 0.01 kg है, और फिर अगेन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 0.1 मीटर है। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -13 न्यूटन। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों वैल्यूज़ की, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स आ गई बिटवीन दीज चार्ज्ड बॉडीज़, और ये हमारे पास आ गई ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दी चार्ज्ड बॉडीज़। तो दोनों की आपस में रेशो लेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू ऊपर पुट कर देंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स की नीचे, तो हमारे पास वैल्यू आई 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14। तो बेटे एक चीज़ याद रखें कि जब भी आप किसी चीज़, दो चीज़ों की रेशो लेते हो, तो अगर हमारी रेशो का आंसर 1 से बड़ा हो, इसका मतलब है कि हमारा जो नोमिनेटर है, जो ऊपर है, बटे के ऊपर है, वो हमारी वैल्यू ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें 1/2 तो क्या आंसर आएगा 0.5, 1 से छोटी वैल्यू आई। अगर हम देखें 2/2 तो क्या वैल्यू आई 1। अगर हम देखें 4/2 तो क्या वैल्यू आई 2। देखें अगर नोमिनेटर छोटा होगा तो आंसर 1 से छोटा होगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर से अगर छोटा होगा तो आंसर 1 से छोटा होगा। अगर दोनों इक्वल होंगे तो आंसर 1 होगा, और अगर नोमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। तो हमारे पास ये भी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 आ रही है। तो इसलिए हम लोग ये यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, ये हमने कंपैरिजन जब किया इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो तब भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल। जी बेटे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है न्यूमेरिकल नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो बहुत छोटी स्टेटमेंट से एक फिगर दी हुई है। कहते हैं कि कैलकुलेट करें टोटल नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q इन फिगर। तो फिगर जो है वो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे 3 चार्जेस जो पड़े हुए हैं, ये 2 चार्जेस हैं जिनका नेम Q1 Q2 है। एक की जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो 1.0 माइक्रो कूलम है और दूसरे की है जी -1.0 माइक्रो कूलम, यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है, सिर्फ नेचर ऑपोजिट है कि ये प्लस वाला चार्ज है और ये माइनस वाला चार्ज है।
इन दोनों की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स है इस ग्रीन वाले चार्ज के ऊपर वो हमने फाइंड करनी है। ये भी कोई ना कोई फोर्स लगा रहा हो इस चार्ज के ऊपर, ये भी कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा इस चार्ज के ऊपर, और इस चार्ज की मैग्नीट्यूड हमें दी है 4 माइक्रो कूलम, जो कि है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। दोनों Q और Q2 चार्ज के दरमियान भी जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, और Q और Q1 के दरमियान भी डिस्टेंस जो है वो कितना है, 1 मीटर है। लेट्स सपोज ये Q1 वाला और Q के दरमियान, यानी Q1 और Q के दरमियान जो डिस्टेंस R1 कहते हैं उसे, और इसको हम कह देते हैं जी ये हमारा R2 है। ये जो है ये हमारा है जी R2, ठीक है। तो आप लोग जो है फाइंड करें इसी के ऊपर हमारी जो फोर्स है इस चार्ज के ऊपर, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, वो फाइंड करें। गिवन डाटा देख लें क्या गिवन है जी हमारे पास। चार्ज गिवन है जिसके ऊपर हमने फोर्स फाइंड करनी है। 2 चार्जेस गिवन है जिनकी वजह से फोर्स उस चार्ज के ऊपर लग रही है, और R1 R2 क्या है ये मैंने बता दिया है। फाइंड हमने क्या करना है जी, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला हमें पता है, कूलम लॉ के अंदर पढ़ा K Q1 Q2 ओवर R², के जिन 2 चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना चाहते हैं उनके चार्जेस की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ले लें, उनके दरमियान डिस्टेंस का स्क्वायर लें, आपस में डिवाइड कर दें और K के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगी। तो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं कि Q1 चार्ज जो है वो इस Q के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू Q1, तो हमने उसको नेम दे दिया F1 फोर्स का। उसकी लिए हमने फार्मूला लिख दिया कि चार्ज हमारा एक Q है, दूसरा Q1 है, और वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास एट द एंड वैल्यू आएगी 36 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन। ये वो फोर्स है जो कि ये चार्ज 1 इस चार्ज Q के ऊपर लगा रहा है, ये चार्ज Q1 इस Q के ऊपर लगा रहा है जी। अब इस चार्ज Q2 की वजह से इस चार्ज Q के ऊपर जो फोर्स होगी वही सिमिलरली आप फाइंड कर लेंगे कि Q2 ओवर R² फार्मूला लिख देंगे, ये लिखा हुआ है, और उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आनी है, चूँकि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है और दूसरा चार्ज जो है वो Q हमारे पास दोनों केसेस के अंदर सेम होगा। ओके, फोर्स ड्यू टू Q1 ऑन Q, फोर्स ड्यू टू Q2 ऑन Q, हमने दोनों फोर्सेस फाइंड कर लें। अब जो हमारी रिजल्टेंट फोर्स है, जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो हम कहते हैं इक्वल होगी Fx, यानी कि इसी फोर्स का जो x कंपोनेंट होगा अलोंग x एक्सिस प्लस y कंपोनेंट अलोंग j y एक्सिस, जिसका यूनिट वेक्टर j यूनिट वेक्टर लगा दी। और ये जो कंपोनेंट है हमारी नेट इलेक्ट्रिक फोर्स का जो x कंपोनेंट है वो हम कहते हैं जी वो इक्वल होगा किसके, इस F1 फोर्स, इस चार्ज की वजह से जो F1 फोर्स होगी उसका x कंपोनेंट प्लस जो इस चार्ज Q2 की वजह से F2 फोर्स है उसके x कंपोनेंट से, इन दोनों के सम के इक्वल होगी। अब हम लोग पहले इस डायग्राम को थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और ज़्यादा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमने फोर्सेस तो फाइंड कर ली, अब यहाँ पे डायरेक्शन भी बना दे फोर्सेस की। तो हम कहते हैं कि ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसके ऊपर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन जो है वो ये होगी, ये हमारी F1 फोर्स। अब ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ऊपर लगने वाली फोर्स हमारी इसी लाइन के ऊपर आ जाएगी, ये लेंगे, ये हमारी होगी F2। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारी F2 की डायरेक्शन। अब हमें क्या चाहिए, F1 का भी x कंपोनेंट, F2 का भी x कंपोनेंट, तो हम लोग इनको कंपोनेंट्स की फॉर्म में डिवाइड कर देंगे। ये हम एक लाइन लगाते हैं और इसी लाइन के अलॉन्ग हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से एक पैरेललोग्राम बनाए। तो
तो जो हमारा वेक्टर एडिशन जो है थ्रो पैरेललोग्राम, जो मेथड आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ के आए होंगे, जिसका आपने फार्मूला पढ़ा होगा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर 2f1 f2 cos थीटा और ऊपर अंडर रूट। तो ऐसे जो दो अगर, तो वैसे तो हेड टू टेल रूल हमने पढ़ा कि दोनों की एक को वेक्टर ले, दूसरे की टेल फर्स्ट के हेड से, लेकिन अगर दो फोर्सेस या दो वेक्टर्स हमारे पास वो टेल से मिले हों तो फिर हम लोग ये लॉ यूज़ करते हैं। तो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो हम कहते हैं इस डायरेक्शन में होगी। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो हमारे पास x कंपोनेंट आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग यहाँ से जो कंपोनेंट ड्रा करेंगे F2 का, तो हमारे पास F2 के भी, या परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस पॉइंट से, तो हमारे पास F2 के भी कंपोनेंट्स आ गए और F1 के भी। अब देखें ये जो कंपोनेंट है ये इस तरफ, ये नीचे वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये क्या कहलाएगा F1x। ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा F1y। सिमिलरली ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा F2y। और x कंपोनेंट दोनों फोर्सेस के देखें एक ही लाइन के अलोंग है, दोनों की डायरेक्शन भी एक ही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन y कंपोनेंट्स की डायरेक्शन देखें तो F1y ऑपोजिट है F2y के, या F2y ऑपोजिट है F1y के। तो अब हम लोग जब इस इलेक्ट्रिक फोर्स का x कंपोनेंट फाइंड करेंगे तो F1x प्लस F2x कर देंगे। जब F1 इसी लेट इलेक्ट्रिक फोर्स का y कंपोनेंट फाइंड करेंगे तो F1y प्लस F2y कर देंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं x कंपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे जी, F1x प्लस F2x। F1x यानी कि फोर्स F1 का जो x कंपोनेंट है उसकी मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, तो हमें मैग्नीट्यूड का फार्मूला, x कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड फार्मूला होता है उसी फोर्स की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दें cos थीटा के साथ, तो F1 cos थीटा x कंपोनेंट आ जाएगा। ऐसे ही F2x किसके इक्वल होगा, F2 cos थीटा के। F1 हमें पता, F2 हमें पता, cos थीटा क्या होगा, जो एंगल है हमारे पास ये वाला एंगल, ये वाला थीटा एंगल क्या होगा। अब बेटा एक आप 9th क्लास के अंदर लॉ पढ़ के आए हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं, थ्योरम पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर आपने, अगर इसको कोई लाइन कट करती है, दोनों लाइन अगर पैरेलल हों तो एक लाइन जो कट करेगी तो एक वो एंगल इस लाइन के साथ बनाएगी, एक वो एंगल इस लाइन के, तो ये जो थीटा 1 होगा, ये जो थीटा 2 होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। सिमिलरली ये देखें, ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स वाली लाइन और ये वाली लाइन हमारे पास क्या है, पैरेलल। तो जब ये लाइन इन दोनों लाइंस को कट करेगी, जो एंगल थीटा ये होगा वही एंगल ये होगा। ये भी एक राइट ट्राइंगल है और ये भी एक राइट ट्राइंगल है। जब ये एंगल और ये एंगल सेम है तो हम इस ट्राइंगल की बजाय ये ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं cos थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए। cos थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस, यानी कि cos थीटा इक्वल होगा 0.60 डिवाइडेड बाय 1, तो वही आ गया हमारे पास 0.60। cos थीटा की वैल्यू आ गई, F1 की पता, F2 की पता, तमाम वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, चाहे cos थीटा को कॉमन ले लें, चाहे F1 F2 दोनों की वैल्यूज़ कॉमन है, जो सेम है, तो चाहे इन वैल्यूज़ को कॉमन लेके, तो एंगल्स को ऐड करके सिंपलीफाई आपने इस इक्वेशन को कर लेना है। उसके बाद आंसर आएगा हमारे पास इस इलेक्ट्रिक फोर्स का x कंपोनेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का x कंपोनेंट हमारे पास इक्वल होगा 0.043 न्यूटन के। अब बेटे Fy कंपोनेंट, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का y कंपोनेंट किसके इक्वल होगा,
इन दोनों F1 फोर्स के y कंपोनेंट प्लस F2 फोर्स के y कंपोनेंट के इक्वल। तो F1y प्लस F2y, चूँकि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हम माइनस साइन साथ लगाएंगे, तो माइनस F2y। और F1y किसी वेक्टर का जब y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी हो तो उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो F1 साइन थीटा आ गया। F2 के लिए था तो माइनस F2 साइन थीटा, ये माइनस जो है ये बाहर चले गए। अगेन यही ट्राइंगल साइन थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस 0.80 डिवाइडेड बाय 1, साइन थीटा आ गया हमारे पास। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, F1 F2 की वैल्यूज़ यहाँ से पुट कर दें, तो ये वैल्यू भी सेम होगी, ये वैल्यू भी सेम है, साइन थीटा दोनों के लिए सेम। F1 F2 हमें पता है सेम, आपस में माइनस साइन है तो कैंसल आउट हो जाएंगे, y कंपोनेंट आएगा हमारे पास 0 न्यूटन। ओके, y कंपोनेंट भी आ गया, x कंपोनेंट भी आ गया। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें तो हमें पता है किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड की जाती है, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट ले लें। तो जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे x की वैल्यू ही सिर्फ आएगी, y की वैल्यू है 0, तो हमारे पास ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, तो वैल्यू जो x की थी वही आ जाएगी। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गई 0.043 न्यूटन। अब डायरेक्शन भी फाइंड करनी है, चूँकि जो हमारी फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन कैसे फाइंड करते थे हम लोग, फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा, tan थीटा हम लोग यूज़ करते हैं। अब थीटा चूँकि मैंने ये वाला एंगल थीटा कंसिडर किया हुआ है, तो इसलिए जो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स का रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक्स एक्सिस के साथ एंगल है उसको हम कह देते हैं फाई है। नोटेशन ही देनी है, कोई भी दे सकते हैं। वो किसके इक्वल होगी, Fy ओवर Fx। इस फोर्स के y कंपोनेंट को x कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें और फिर उसका tan इनवर्स ले लें तो हमारे पास एंगल आ जाता है। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ये दोनों ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे जो भी वैल्यू होगी जब ऊपर 0 आ जाए तो 0 होता है। tan 0 जो है वो tan इनवर्स ऑफ 0 जो है वो किसके इक्वल होता है, 0 के होता है। इसका मतलब हमारी इस फोर्स का x एक्सिस के साथ एंगल 0 है, यानी ये अलोंग x एक्सिस है। तो हम लोग फिर यूनिट वेक्टर कौन सा यूज़ करेंगे, हम लोग यूनिट वेक्टर I यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड कर ली, उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी आ गई, डायरेक्शन भी आ गई, इन दोनों चार्जेस की वजह से ऑन Q चार्ज। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 2, जो न्यूमेरिकल नंबर 2 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आप एंट्री टेस्ट जब देंगे तो उसके अंदर मस्ट ऐसा MCQs जो है वो होता है कि ये ट्राइंगल टाइप जो है क्वेश्चन या 3 चार्जेस से नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने वाला क्वेश्चन मस्ट होता है। तो आप लोग इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। आपको अगर कोई पॉइंट मिस है तो फिर रिवाइंड करके देख लें। अगर फिर भी कोई मसला है तो आप जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को गाइड करूँगा। जी बेटे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो न्यूमेरिकल नंबर 3 है वो करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो कहता है जी, ए पॉइंट चार्ज Q इज इक्वल टू -8.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 कूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए 0.2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द Z एक्सिस। तो हमारा जो पॉइंट चार्ज है वो ओरिजिन के ऊपर पड़ा हुआ है। उस ओरिजिन से अब ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हुआ है। स्पेस के लिए हमारे पास 3 एक्सिस एक्स वाई और जी। अब जी जो है बेटा यहाँ पे आउट ऑफ बोर्ड है, पॉजिटिव जी जो है वो आउट ऑफ बोर्ड है। अब कहता है ओरिजिन के ऊपर पड़ा हुआ है, तो आप बताएं ये जो आउट ऑफ बोर्ड जी है इससे यानी इस चार्ज से ये 2 मीटर के फासले के ऊपर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने मेंशन किया हुआ है। तो इस पॉइंट पे इस फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएं। तो या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही बताएंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग मैग्नीट्यूड भी फाइंड करेंगे और डायरेक्शन के लिए साथ उसके जो भी यूनिट वेक्टर होगा वो भी हम मेंशन करेंगे। अब गिवन डाटा पता है हमें, चार्ज दिया उसकी मैग्नीट्यूड दे दी है, माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज है।
और डिस्टेंस दे दिया, कितने डिस्टेंस के ऊपर हम लोग फाइंड करना चाहते हैं 2 मीटर। फाइंड का करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसका फार्मूला हमने पढ़ा KQ/R² इंटू R यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ जो गिवन है, Q की वैल्यू भी गिवन है, इसके बाद R की वैल्यू भी गिवन है, K हमें पता है कि फ्री स्पेस के लिए वैल्यू उसकी कितनी होती है 9 × 10⁹ इसके बाद चार्ज की वैल्यू पुट कर दी, नीचे हमने जो डिस्टेंस था 2 मीटर वो पुट कर दिया, उसका स्क्वायर आ गया। अब यूनिट लगा दिया K यूनिट वेक्टर। सर K यूनिट वेक्टर क्यों आया? चूँकि हम लोग Z के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, तो Z के अलॉन्ग जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है वो K यूनिट वेक्टर होता है। तो बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो वेक्टर है वो हमारे पास, इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी -180 K यूनिट वेक्टर न्यूटन पर कूलम। 180 न्यूटन पर कूलम तो इसकी होगी मैग्नीट्यूड। जो -K यूनिट वेक्टर है वो इसकी क्या है? डायरेक्शन है, यानी कि फील्ड की डायरेक्शन है। तो हमारे पास Z यहाँ पे था, ये आउट ऑफ बोर्ड था, और यहाँ पर हम किसी पॉइंट के ऊपर फाइंड करना चाहते थे। इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई है वो किस तरफ आई है? -K यूनिट, यानी कि इनवर्ड आई है बोर्ड से अंदर की तरफ। अंदर की तरफ किस तरफ? चार्ज की तरफ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस पॉइंट के ऊपर। तो नेगेटिव साइन जो है वो क्या शो कर रहा है कि नेगेटिव साइन शोज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्ड या टूवर्ड्स दी चार्ज या टूवर्ड्स दी ओरिजिन। कोई भी आप जो है ये सेंटेंस लिख सकते हैं, सबका मतलब जो है वो सेम है। जी बेटे, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन, उसका वेक्टर दिया है, पोजीशन वेक्टर हमें दिया है R = 4I + 3J यूनिट वेक्टर मीटर कास्ड बाय ए पॉइंट चार्ज Q = है, उसकी मैग्नीट्यूड दी है 5.0 × 10⁻⁻⁶ कूलम प्लेस्ड एट ओरिजिन। तो बेटे वो कहता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं, जो कोई पॉइंट है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे पास अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पर वो कहता है पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है। अब उस पॉइंट का डिस्टेंस नहीं दिया उसने चार्ज से या ओरिजिन से, बल्कि उसने पोजीशन वेक्टर दे दिया है हमें, और वो पोजीशन वेक्टर ये है। R वेक्टर जो है वो क्या है? पोजीशन वेक्टर है इस P पॉइंट का। किधर से? इस चार्ज से। तो इसकी अगर इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली जाए तो दोनों के दरमियान डिस्टेंस का पता चल जाएगा। तो उसने हमें क्या दिया है? वेक्टर दिया है 4I + 3J यूनिट वेक्टर, 7 मीटर यूनिट है। इसकी हम लोगों ने क्या फाइंड कर ली? मैग्नीट्यूड, जो कि आप पढ़ चुके हैं। x कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और अंडर रूट। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, अगर आप मीटर की फॉर्म में मैग्नीट्यूड से रेफर देखें इस वेक्टर की। तो चार्ज जो है ये वाला वो क्या है जी? 5.0 × 10⁻⁻⁶ कूलम। फाइंड हमने क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें इस P पॉइंट के ऊपर, जिसका पोजीशन वेक्टर हमें गिवन था। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे पिछले न्यूमेरिकल के अंदर हमने पढ़ लिया। तो यही फार्मूला आ गया KQ/R² R यूनिट वेक्टर। अब हम पढ़ चुके हैं कि यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है? उसी वेक्टर के, जिस वेक्टर का ये यूनिट वेक्टर है, यानी कि अगर R यूनिट वेक्टर है तो ये किसका यूनिट वेक्टर है? इस वेक्टर का। इस वेक्टर को इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो ये यूनिट वेक्टर बनता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर की जगह वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। ये आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए हैं, ये लिखा है सिंस R यूनिट वेक्टर इक्वल होगा वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो बेटे आप यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यूज इन अबव इक्वेशन, या पुटिंग वैल्यूज इन अबव इक्वेशन। वैल्यूज पुट की सारी 9 × 10⁹ K की वैल्यू आ गई, चार्ज की वैल्यू पुट कर दी, R की वैल्यू पुट कर दी, उसका स्क्वायर आ गया।
आर वेक्टर की वैल्यू ये वाली आर वेक्टर की वैल्यू पुट करें, उसके बाद ये मैग्नीट्यूड पुट कर दें उसी वेक्टर की, उसके बाद इसको सॉल्व करें, इतनी टर्म को सॉल्व कर लें, ये 5 भी इधर ले आएँ। सारा सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको इस ब्रैकेट के साथ या इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर की जो हमारे पास वैल्यू आएगी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो वेक्टर आएगा, मैग्नीट्यूड नहीं आ रही बल्कि वेक्टर आ रहा है, वो है जी 1440 आई यूनिट वेक्टर प्लस 1080 जे यूनिट वेक्टर। तो ये वेक्टर फॉर्म के अंदर आ गई है कि एक्स कंपोनेंट उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कितना है, वो 1440 है, और वाई कंपोनेंट कितना है जी 1080 है न्यूटन पर कूलम। तो ये इन टर्म्स ऑफ वेक्टर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर ली। तो ये था बेटा हमारा आज के लेक्चर का जो लास्ट न्यूमेरिकल था। आई होप कि आप लोगों को चारों के चारों न्यूमेरिकल जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सेम टू सेम आप ये नोट कर लें, और यही आप लोग बोर्ड के एग्ज़ाम में या जो भी आप लोगों के कॉलेजेस के अंदर टेस्ट हों, तो कोई भी न्यूमेरिकल इनमें से आए तो आप ये लिख दें, तो इंशाल्लाह आपका कोई भी नंबर जो है वो कट नहीं होगा। लेकिन डेरिवेशन जो यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन है वो आप लोगों ने कर लेनी है। तो अगर आप लोगों को जो है ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें, लाइक भी करें, और सब्सक्राइब जो है वो लाजमी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।